भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से के अलावा कोरिया से, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे, जहां पर वह 2000 अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करते थे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? आपके ऑप्शन है क चंद्रगुप्त मौर्य, ख समुद्रगुप्त, ग चंद्रगुप्त प्रथम, घ हर्षवर्धन। तो सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त की गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका नाम जावा पाठ में तंत्रिका मंदिका के नाम से प्रकट है। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं क सुश्रित, ख चैवन, ग धन्वंती, घ चरक। तो आपका आंसर है ग धन्वंती। धन्वंती हिंदू धर्म में एक देवता है। वह महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी की सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? क श्रीगुप्त, ख चंद्रगुप्त प्रथम, ग घटोत्कच, घ कुमारगुप्त प्रथम। तो सही जवाब है दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईसा तक था। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईसा तक रहा। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। श्रीगुप्त को प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रफलक में आदिराज कहा गया है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? आपके ऑप्शन हैं क अरबों द्वारा, ख हंगेरियों द्वारा, ग हुणों द्वारा और घ तुर्कों द्वारा। तो सही जवाब है दोस्तों हुणों द्वारा। हुण एक लुटेरी एवं जंगली जाति थी जिनका मूल्य स्थान वोल्गा के पूर्व में था। वे 370 ईसा में यूरोप में पहुंचे और वहां विशाल हुण साम्राज्य खड़ा किया। हुण वास्तव में चीन के पास रहने वाली एक जाति थी। इन्हें चीनी लोग हुयून अथवा हुन यू कहते थे। भविष्य में इनकी 2 शाखाएं बन गई, जिसमें से एक वोल्गा नदी के पास बस गई तथा दूसरी शाखा ने ईरान पर आक्रमण किया और वहां के सासानी वंश के शासक फिरोज को मारकर राज्य स्थापित कर लिया।
आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं क गुप्त वंश, ख कुषाण वंश, ग मौर्य वंश, घ पाल वंश। तो सही जवाब है दोस्तों क गुप्त वंश। गुप्त राजवंश भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। मौर्य वंश के पतन के बाद लंबे समय में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक शक्ति तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? आपके ऑप्शन है क चंद्रगुप्त मौर्य, ख समुद्रगुप्त, ग विक्रमादित्य, घ स्कंदगुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य को समुद्रगुप्त ने आगे बढ़ाया और अपनी मृत्यु तक लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। उसने शुरुआत में ही अहिचात्र और पद्मावती साम्राज्य को अपने शासन में मिला लिया था। इसके बाद उसने सभी आदिवासी इलाकों मालवा, यौधेय, अर्जुनियान, मथुरा और अथिरा पर आक्रमण कर दिया। 380 में अपनी मृत्यु से पहले समुद्रगुप्त ने 20 से भी अधिक गणराज्यों को अपने शासन में मिला लिया था। अब उसका शासन हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैल चुक गया था। विदेशी इतिहासकार उसे भारतीय नेपोलियन मानते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें वह पड़ोसी राज्यों में एक घोड़े के साथ सेना को युद्ध के लिए ललकारता था। अगर पड़ोसी राज्य उसके साथ मिलने को राजी नहीं होता तो उनको युद्ध करना पड़ता था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपके ऑप्शन है क चंद्रगुप्त मौर्य, ख समुद्रगुप्त, ग चंद्रगुप्त द्वितीय, घ कुमारगुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों ग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त लेखों के आधार पर अपने पुत्रों में से समुद्रगुप्त ने राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य युद्ध से ज्यादा हिंदू संस्कृति, कला और विज्ञान के विकास के लिए जाना जाता है। गुप्त काल की कला के शानदार नमूने आपको देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर में देखने को मिलते हैं। अपने काल में चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार किया, जिसके कारण उसके शासनकाल में बुद्ध काल का काफी विकास। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। ख राजपद वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ग न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। घ भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी आई। तो सही जवाब है दोस्तों ख वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ 240 ईस्वी में पहले शासक श्रीगुप्त से हुआ। इस वंश के अंतिम शासक बुद्धगुप्त ने 495 ईस्वी तक राज किया। इस वंश के उत्तराधिकारी 7वीं सदी तक राज करते रहे, परंतु पूर्णतः सीमित और शक्तिहीन रहे। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट हुए। इसी वंश का शासक समुद्रगुप्त एक महान वीर हुआ, जिसने अपनी तलवार से सारे गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इसका परिचय हमें प्रयाग प्रशस्ति के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है ये, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? आपके ऑप्शन है क चंद्रगुप्त मौर्य, ख समुद्रगुप्त, ग चंद्रगुप्त द्वितीय, घ कुमारगुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों ग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त की माता का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य ने 380 ईस्वी में सत्ता संभाली थी। उसने कदम राजकुमारी कुंतला से विवाह किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मालवा, गुजरात, बंगाल और स्वराज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने 395 ईस्वी में अपने मुख्य शत्रु रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के बारे में विस्तृत जानकारी चीनी यात्री फाहियान ने अपने लेखों में लिखी थी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शन है क घटोत्कच, ख श्रीगुप्त, ग चंद्रगुप्त प्रथम, घ समुद्रगुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों ख श्रीगुप्त। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में रखी थी। श्रीगुप्त ने 40 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के तट पर बैठा। प्राचीन लेखों में श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराजा की उपाधि दी गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को राज की उपाधि से नवाजा गया, जिसका अर्थ था राजाओं का भी राजा। 4वीं सदी की शुरुआत में गुप्त वंश ने मगध के एक छोटे से हिंदू राज्य और वर्तमान बिहार से अपने शासन की शुरुआत की थी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? क कला और स्थापत्य के लिए, ख साम्राज्यवाद के लिए, ग राजस्व और भूमि सुधार के लिए, घ कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों क कला और स्थापत्य के लिए। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इस काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला एवं मूर्ति कला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला को, तकनीक को संपूर्णता मिली। गुप्त काल के पूर्व मंदिर स्थायी सामग्रियों से नहीं बनते थे। ईंट एवं पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों से मंदिरों का निर्माण इसी काल की घटना है। इस काल के प्रमुख मंदिर हैं तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, भूमरा का शिव मंदिर नगोदा मध्य प्रदेश में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में तथा ईंटों से निर्मित भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों क पाली, ख प्राकृत, ग हिंदी, घ संस्कृत। तो सही जवाब है दोस्तों घ संस्कृत। संस्कृत अर्थात संस्कृतम भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म विशेषकर महायान तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आपके ऑप्शन है क भानुगुप्त, ख बाणभट्ट, ग आर्यभट्ट, घ वराहमिहिर। तो सही जवाब है दोस्तों ग आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। यह 476 से 550 ईसा तक रहे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिषा शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपनी जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 लिखा है। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। यह अब लगभग सिद्ध हो चुका है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र के अशमक देश में हुआ था। उनके वैज्ञानिक कार्यों का समाधान राजधानी में ही हो सकता था, अतः उन्होंने लंबी यात्रा करके आधुनिक पटना के समीप कुसुमपुर में अवस्थित होकर राज सानिध्य में अपनी रचनाएं पूर्ण की। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था?
आपके ऑप्शन हैं क स्कंदगुप्त, ख समुद्रगुप्त, ग चंद्रगुप्त द्वितीय, घ कुमारगुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों ग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त ने 375 से 415 ईसा तक 40 वर्ष शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि थे। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भगवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी तथा मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा के लिए हमारे चैनल राकेश आर्या एजुके को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।